तो आप में से कितनों को दिल्ली का 2006 वाला बुचर केस मालूम है? आप में से कितने लोगों ने यह न्यूज सुनी है जिसमें एक सीरियल किलर लोगों को मारकर उनके शरीर के कई सारे टुकड़े कर देता और फिर उन्हें तिहाड़ जेल के सामने फेंक देता, और वो भी एक धमकी के साथ कि पकड़ सकता है तो पकड़ ले। ये स्टोरी सेम उसी सीरियल किलर पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज पर बेस्ड है जिसका नाम है द बुचर ऑफ दिल्ली। और सिंस की ये एक डॉक्यूमेंट्री है, हमें रियल किलर के बारे में वक्त के साथ पता चलेगा, और ये भी कि उसने कितने लोगों को मारा। ये कहानी सीधा स्टार्ट होती है कुछ रियल लाइफ ऑफिसर से जो कि इस केस के बारे में सबको बताते हैं। जैसे कि ये है ऑफिसर सुंदर सिंह जो कि उस केस पर काम कर रहे थे 2006 में, और ये बताते हैं कि 20 अक्टूबर 2006 को सुबह 6 साढ़े 6 के बीच पुलिस को एक कॉल आई, और उस कॉल में उस पर्सन ने बताया कि उसने तिहाड़ जेल के ठीक सामने गेट नंबर 3 पर एक डेड बॉडी रखी है। वहाँ पर मौजूद दो ऑफिसर्स कुछ भी नहीं कर रहे, इसलिए वो खुद जाकर इसे देख ले, और इतना कह के वो फोन काट देता है। इसलिए दो हवलदार इस बात की पुष्टि करने के लिए बाहर जाते हैं और देखते हैं कि ठीक गेट के सामने एक टोकरी पड़ी है, और उस टोकरी में कुछ रखा गया है जिसे अच्छी तरह से बांधा गया था। जब पुलिस उस रस्सी को खोलती है तो वो देखते हैं कि ढेर सारे कपड़े और अखबार के साथ उस बॉडी को बांधा गया था ताकि खून कहीं से भी बाहर न आए। पर उस टोकरी के अंदर उस पर्सन का सर नहीं था। साथ ही उस टोकरी में एक चिट्ठी भी मिलती है जिसमें पुलिस को भर भर के गाली दी गई होती है, और एक तरह से पुलिस को चैलेंज भी किया गया होता है कि दम है तो पकड़ के दिखा। स्टार्ट में सबको लगा कि ये कोई आम मर्डर है, इवन कि मीडिया में भी कोई बवाल नहीं मचा। पर कुछ दिनों बाद मीडिया में किसी ने उस चिट्ठी को लीक कर दिया, और जब धमकी वाली बात न्यूज में आई तो पुलिस को भी इस केस को सीरियसली लेना पड़ा। जर्नलिस्ट अमित कुमार झा कहते हैं कि दिल्ली में ऑन एवरेज 500 से भी ज्यादा मर्डर्स होते हैं हर एक साल, और उनमें से 40 से 50 बॉडीज तो ऐसी होती हैं जिन्हें कोई पहचान नहीं पाता। इसलिए पुलिस भी उन केसेस को ज्यादा भाव नहीं देती सॉल्व करने में। 3 दिन तक अगर कोई इस बॉडी को लेने के लिए आए तो ठीक, नहीं तो पुलिस उसका अंतिम संस्कार करके उस केस को ही क्लोज कर देती है। और अगर वो चिट्ठी वाली बात न्यूज में नहीं आई होती तो पुलिस इस केस के साथ भी यही करती। तो वहीं ऑफिसर सुंदर सिंह बताते हैं कि उन्हें पूरा यकीन था कि वो किलर दोबारा जरूर कॉल करेगा, और उसने एग्जैक्टली वैसा ही किया। सेम ही दिन उसने सुबह 8:30 बजे दोबारा कॉल किया और गाली देते हुए पूछा, तुम लोगों ने कुछ किया उसके साथ या पूरे पुलिस डिपार्टमेंट अंधों से भरी पड़ी है। और उसके बाद वो एसएचओ का नंबर मांगता है, जो कि जब उससे ये बात पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो वो क्रिमिनल हेड कांस्टेबल बलबीर का नाम लेता है कि उसने जेल में उसके साथ जांचती की थी। और उसके बाद फोन पर उसकी बात होती है सुंदर सिंह से, जिससे वो थोड़ी बहुत गाली गलौज करता है और कहता है कि ये तोहफे इसी तरह से आते रहेंगे। इसलिए पुलिस भी उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करती है, जो कि 2 अलग अलग जगह से आई थी, नागल राया और तिलक नगर, पर दोनों ही कॉल एसटीडी से की गई थी। इसलिए पुलिस भी ठीक वहीं पर जाकर उस जगह के ऑनर से पूछने लगती है कि वहां से कितने लोगों ने कॉल किया, जो कि बताता है कि सिर्फ एक, और सेम उसी के जरिए पुलिस उसका स्केच भी बनवाती है। साथ ही उस टोकरी में मिली चिट्ठी भी एक सबूत होती है जिसमें उसने लिखा था कि उसे झूठे आरोप में फंसाया गया, और जेल में उसके साथ बलबीर नाम के उस कांस्टेबल ने जांच की थी। इसलिए उस बलबीर से भी पूछताछ होती है और पुलिस रिकॉर्ड को भी खंगाला जाता है। साथ ही उस चिट्ठी में 2003 की भी बात मेंशन होती है कि उसने 2003 में भी सेम इसी तरह से एक और पर्सन को मारकर फेंका था, और तब भी पुलिस उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाई थी। और इस बात की पुष्टि के लिए जब रिकॉर्ड निकाले जाते हैं तो सच में 2003 में नवंबर के महीने में एक बॉडी मिली थी जिसमें ना तो मरने वाले का कुछ पता था और ना ही मारने वाले का, और इसलिए उस केस को भी वैसे ही निपटा दिया गया, उसे किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं दिया गया। तो वहीं एट प्रेजेंट की बात करें तो इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस के पास 3 स्ट्रॉन्ग लीड होती है। पहला एक स्केच जो कि आई विटनेस बनवाता है, दूसरा बलवीर जिसने उसके साथ जेल के अंदर जांच की थी, और तीसरी पुलिस रिकॉर्ड क्योंकि वो जेल में बंद था। इवन की चिट्ठी की लिखावट से ये बात कंफर्म भी हो जाती है कि वो पर्सन बिहार का रहने वाला था। बट इन सब के बावजूद भी पुलिस कुछ भी नहीं कर पाते, विच इज रियली शेमफुल। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है 25 अप्रैल 2007 में, ऑलमोस्ट 6 महीने आगे, जब पुलिस को सेम ही जगह पर सेम ही कंडीशन में एक और डेड बॉडी मिलती है, और इसे भी सेम ही तरह से बांधा गया था जिसे पुलिस एक तरह से खोल नहीं पा रही थी। इसलिए भीड़ में से ही कोई पर्सन आगे आता है, उस रस्सी को काटता है और फिर वहां से गायब। अब पहले वाले केस में तो उस पर्सन का सिर्फ सर गायब था, बट इस बार इस पर्सन के दोनों हाथ, दोनों पैर और प्राइवेट पार्ट्स भी मिसिंग होते हैं।
बट इस बार यहाँ पर कोई भी चिट्ठी नहीं होती। बट पुलिस को एक कॉल जरूर आती है कि इसके बॉडी पार्ट्स 30,000 कोर्ट में उन्हें मिलेंगे। और जब पुलिस वहाँ पर जाती है तो सच में उन्हें वहाँ पर वो बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। अब इस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त इतने ज्यादा सीसीटीवी नहीं होते थे, इसलिए पुलिस इस बात का पता नहीं लगा पाए कि उन बॉडी पार्ट्स को वहाँ पर किसने फेंका, और ना ही पुलिस इस मरने वाले का नाम या पता पहचान पाए। बट इस दूसरी बॉडी के मिलने पर पुलिस पर जोर जोर पड़ता है, इसलिए वो इस केस को सॉल्व करने के लिए कुछ ऑफिसर्स की टीम बनाते हैं जो कि स्पेशली उस मरे हुए पर्सन की पहचान करने में लग जाते हैं। और इन सब के बीच 18 मई को एक और डेड बॉडी मिलती है सेम उसी जगह पर। सीरियसली ये बंदा तो पुलिस को जैसे आंख दिखा रहा होता है कि वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और इस बार इस बॉडी के साथ 2-3 पेज की चिट्ठी मिलती है पुलिस को, जिसमें सेम ही तरह की गाली गलौज और सेमी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया होता है। और साथ ही उसने पहले और दूसरी बॉडी का भी जिक्र किया होता है कि अगर पुलिस पहली वाली लाश का ठीक से पोस्टमार्टम करती तो उन्हें ये बात जरूर पता चलता कि उस पर्सन का नाम क्या था, क्योंकि उस लाश के हाथ में उसका नाम अमित लिखा था, जो कि एक तरह से ये बताती है कि पुलिस कितनी लापरवाह थी कि उसने उस लाश का ठीक से पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया। साथ ही वो क्रिमिनल खुद पर इनाम रखवाने की भी बात करता है ताकि सबको पता चले कि वो कौन है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो इंटेंशनली सबके सामने आना चाहता था, अपने गुनाह से मशहूर होना चाहता था पूरे देश में। और जब ये तीसरी डेड बॉडी सबके सामने आती है तो पुलिस इस केस को कतई इग्नोर नहीं कर सकती थी, इसलिए पुलिस पर हर तरफ से प्रेशर बनाया जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करे। इसलिए सुंदर सिंह ने अपनी एक और टीम बनाई, उनके पास पहले से ही लीड थी, इसलिए इस बारी इन्हें किसी भी हाल में इस क्रिमिनल को पकड़ना ही था। इसलिए पुलिस यहाँ पर हेल्प लेती है खबरियों की और उसके स्केच दिखाकर सेमी तरह के लोगों के बारे में जानने की कोशिश करती है। एंड आई होप सबको पता है कि खबरी का मतलब क्या होता है इंडिया में। इन्हें भी वैसे थोड़ा सा टाइम लगता है, बट एक खबरी पुलिस को ये बताता है कि आजादपुर मंडी में एक डॉक्टर है जिसके पास उस तरह का पर्सन आता जाता रहता है। इसलिए पुलिस भी सीधा निकल जाती है सादी वर्दी में उसी डॉक्टर के पास। बलबीर सिंह ने अपने ID कार्ड को दिखाकर सारा मामला उस डॉक्टर को बताया ही होता है कि उसे एक कॉल आती है किसी पर्सन की। और जैसे ही वो डॉक्टर फोन रखता है तो ऑफिसर नरेंद्र उसे एक थप्पड़ जड़ देता है और सीधा उससे पूछता है कि ये उसी का ही फोन था ना, जो कि जब हाँ में आंसर करता है तो पुलिस उसे अपने साथ ही ले जाती है थाने। और इससे पूछताछ में पता चलता है कि उस पर्सन का नाम चंद्रकांत झा है और उसकी 5 बेटियां हैं और उसी ने उन सब की डिलीवरी करवाई थी। और साथ ही वो ये भी बताता है कि वो पर्सन ठीक आज 4 बजे आने वाला था उसके पास और पुलिस उसे यहाँ पर धर के ले आई। इसलिए पुलिस भी सीधा उसे कॉल लगाने के लिए कहती है और आज की जगह कल आने की बात फिक्स होती है। और इस तरह से पुलिस को भी टाइम मिल जाता है सारी तैयारी कर उसे धरने का। और 19 मई को ठीक 4 बजे सारे ऑफिसर्स भीड़ बदल कर घूम रहे होते हैं उस इलाके में। कोई केला बेचने वाला बना होता है तो कोई कुछ, पर काफी टाइम निकल जाने के बाद भी वो पर्सन आता नहीं। अब ना तो डॉक्टर को उसका एड्रेस पता था और ना ही इन्हें, इसलिए ये कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं उन दोनों ही कॉल्स का। एक कॉल जो कि डॉक्टर को आई थी और दूसरी कॉल जो कि डॉक्टर ने खुद किया था। दोनों ही अलग अलग नंबर थे और अलग अलग सिम से किए गए थे, टाटा और रिलायंस। और वो दोनों ही सेम पिन पॉइंट लोकेशन नहीं बताते थे, बल्कि पूरा एरिया दिखाते थे कि कॉल कहां से आया था। इसलिए ये दोनों ही कॉल रिकॉर्ड से नंबर को मैच करने की कोशिश करते हैं कि उन दोनों ही सिम से किस नंबर पर सबसे ज्यादा कॉल किया गया था, और वो नंबर निकलता है अलीगढ़ का। इसलिए 20 मई को ये भी निकल जाते हैं अलीगढ़ के लिए। इलाका बहुत बड़ा था, इतना आसान भी नहीं था उस पर्सन को ढूंढना, और ना ही ये उसका स्केच दिखा सकते थे और ना ही ये कह सकते थे कि वो पुलिस से हैं और उस पर्सन को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर उसका कोई जान पहचान का हुआ तो वो उसे सतर्क कर देगा। इसलिए पुलिस ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए पुलिस एक और लीड से पूछताछ करती है और वो लीड होता है उस डॉक्टर का भतीजा जिसे पुलिस ने हिरासत में ले रखा होता है। दरअसल इसकी स्टोरी ये होती है कि चंद्रकांत झा ने उसे मारने की कोशिश की थी किसी बात पर, और अगर वो डॉक्टर वक्त रहते वहाँ पर नहीं पहुँचता तो उसकी भी जान चली जाती। और इसी से पता चलता है कि चंद्रकांत झा के पास एक रेडी थी और उस रेडी में एक मोटर लगा था। और ये बात सुनकर सभी ऑफिसर्स को उस रेडी को ढूंढने के लिए लगा दिया जाता है, क्योंकि अगर वो रेडी मिली तो वो क्रिमिनल भी मिल जाएगा। और एक ऑफिसर को जब वो रेडी मिलती है तो वो रिपोर्ट करता है सुंदर सिंह को, जो कि उसे डायरेक्ट करता है एक्शन लेने के लिए, और पूरी फोर्स के साथ चंद्रकांत झा को धर लिया जाता है उसके घर से। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि ये केस खत्म, अभी तो सिर्फ शुरुआत होती है। कोई भी पर्सन क्रिमिनल तब जाकर बनता है जब उस पर लगे हुए आरोप साबित हों। पुलिस ने उसे पकड़ जरूर लिया होता है, बट उसे क्रिमिनल साबित करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता। साथ ही चंद्रकांत झा को ये बात ही मालूम होता
होती है कि पुलिस को दिया हुआ बयान कोर्ट में नहीं माना जाता जब तक कि उस बयान को सच साबित करने के लिए कोई एविडेंस न हो। और सुंदर सिंह कहते हैं कि जब उन्होंने उससे पूछताछ करने की पहल की तो चंद्रकांत झा ने उसे पहचान लिया और कहा कि वो हारा और पुलिस जीती, पर मारना मत, अगर मुझे मारा तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। और इन्होंने भी कहा ठीक है, नहीं मारते हैं, तुम सब कुछ बता दो। और पहली बात जो उसने बताई वो ये कि दूसरी बॉडी जब उसने फेंका तो वो ठीक वहीं पर मौजूद होकर ये सब देख रहा था कि पुलिस क्या करती है। इवन कि उसने उस लाश पर से रस्सी भी काटी थी और पुलिस उसे पहचान तक नहीं पाई। और यहाँ से इसकी बैकग्राउंड स्टोरी शुरू होती है कि वो क्रिमिनल कैसे बना। चंद्रकांत झा बिहार के मधेपुर डिस्ट्रिक्ट गोसाई नाम के गांव में पैदा हुआ। उसकी माँ एक टीचर थी और चंद्रकांत झा को मिलाकर उसके 6 बेटे थे, पर कभी भी उसने उनका ठीक से देखभाल नहीं किया और ना ही उनकी पढ़ाई लिखाई की उसे परवाह थी। गांव के लोग बताते हैं कि वो महिला ठीक नहीं थी, जो उसे सही राह पर चलने की सलाह देता वो उसी को उल्टी सीधी बातें सुना देती। जैसे कि जब कोई बिच्छू को जल से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वो उसी को डंक मारता है ना, ठीक उसी तरह से। चंद्रकांत कहता है कि उसकी माँ ने उसका कभी भी ठीक से ध्यान नहीं रखा और ना ही उसके खान पान का ध्यान रखा। उसके भाई भी उसे स्वार्थी लगे, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर 1990 में दिल्ली आ गया। चंद्रकांत के बारे में उसी के गांव वाले बताते हैं कि वो बड़ा है जिद्दी किस्म का आदमी था और उसे झूठ से सख्त नफरत थी। और जब भी कोई पर्सन किसी पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता तो उसे ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आती। और जब वो दिल्ली आया तो उसकी सबसे पहले लड़ाई एक गुंडे से हुई जो कि किसी पर अपना रौब जमा रहा था। और जब ये गया उन्हें छुड़ाने तो उस गुंडे ने उसके पेट को ही फाड़ दिया चाकू से, पर ये मरा नहीं। सारे आंतों को समेत गमछे को अपने पेट पर लपेटकर सीधा भागा हॉस्पिटल। और जब ठीक हुआ तो बदला लेने के लिए ये सीखा कराटे और इन तीनों को मार कर ही दम लिया। वैसे इस बात को कंफर्म करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है कि उसने सच में ऐसा किया था या नहीं, बट गांव वाले बताते हैं कि इन सब की शुरुआत यहीं से हुई थी। और रही बात कि उसने उन तीनों को क्यों मारा, तो ये सब हम उसी के मुंह से सुन लेते हैं। जब चंद्रकांत झा दिल्ली में रहने के लिए आया तो वो काम करने लगा आजादपुर मंडी में, और उस मंडी में जो रेडियां लगा करती थी उसका हेड होता था पंडित नाम का एक आदमी, जो कि सभी से पैसे लिया करता था ये कह के कि वो पुलिस को देता है, बड़े अधिकारियों को देता है और बाकी सारे लोगों को देता है एक्सेट्रा। पर जब चंद्रकांत ने मना किया कि वो पैसे नहीं देगा तो उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर झड़प हुई और चंद्रकांत ने एक चाकू से उसके हाथ में एक कट लगा दिया और इस बात पर उसे हुई जेल। और न सिर्फ उसे बल्कि उसकी वाइफ को भी जेल में बंद कर दिया गया, जबकि वो तो वहाँ पर थी ही नहीं। और एक दो झूठे आरोप और भी लगा दिए जिससे उसके मन में और भी गुस्सा बढ़ गया पुलिस की नाइंसाफी के अगेंस्ट। और रही बात उस पंडित की, तो उसने जेल से निकलने के बाद उसे पूरी तरह से मार दिया इन द ईयर 1998 और उसके शरीर के टुकड़े करके उन्हें अलग अलग जगह पर फेंक दिया, जिसके लिए उसे अरेस्ट भी किया गया था। बट 2002 में उसे छोड़ दिया जब उसकी अगेंस्ट ज्यादा सबूत ना मिले। और उसके बाद उसने 2 और लोगों को मारा, शेखर और उमेश, इन द ईयर 2003। उसके बाद गुड्डू नाम के एक आदमी को 2005 में और फिर अमित नाम के पर्सन को इन द ईयर 2006, जिसकी बॉडी उसने तिहाड़ जेल के सामने रख दी थी। इसको मारने का ये रीजन बताता है कि वो उसके पैसे उड़ाया करता था, उसकी बेटी पर उसकी नजर थी और इसलिए उसने उसे सबक सिखाने का सोचा, पर एंड में उसका गर्दन ही काट दिया। और रही बात उस बॉडी को जेल के सामने रखने की, तो वो कहता है कि वो उस बलबीर नाम के हवलदार को परेशान करना चाहता था जिसने उसके साथ जेल के अंदर गलत किया था, इसलिए वो सभी बॉडियों को वहीं पर डाला करता था जहाँ पर बलबीर ड्यूटी पर होता था। और दूसरी बॉडी जो कि उसने जेल के सामने रखी थी उस पर्सन का नाम था उपेंद्र। उपेंद्र को यह खिलाया पिलाया करता था, अपने साथ ही रखता था, बट उसके बाद भी उसे मार दिया क्योंकि उसके चाल चलन ठीक नहीं थे और वो उसे गाली भी दिया करता था। इसलिए उसने उसके इतने सारे टुकड़े किए और सभी टुकड़ों को शहर में फैला दिया और उसके सर को फेंक दिया यमुना में ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। और जिसे उसने आखिर में मारा उस पर्सन का नाम था दिलीप। ये बंदा उसी के गांव का ही रहने वाला था। 15-16 दिन उसी के साथ रहा, पर जब वो उसे झूठ बोलना शुरू किया तो ये बात उसे पसंद नहीं आई और इसलिए उसने उसे मार दिया। और रही बात उनकी बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह पर फेंकने की, तो वो इसलिए किया करता था क्योंकि वो पुलिस की इमेज को नेगेटिव दिखाना चाहता था सबके सामने कि वो इस तरह से खुलेआम लोगों को मार रहा है, उनकी बॉडी को शहर में फेंक रहा है, पर फिर भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही। और ये झूठ से कितनी नफरत करता है वो हमें इसी फुटेज से पता चल जाती है। जरा सुनिए ध्यान से। मैं मीडिया से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग गलत खबर क्यों छापते हैं? नहीं, ये बताओ कि आप मेरे पहले सवाल का जवाब बताओ।
मैं तो सच ही बता रहा हूँ शुरू से। सच क्या है? पहले आप ये बताओ, हमारे सवाल का जवाब दो कि आप लोग अब पुलिस के पास क्रिमिनल था और उसने उन सबको क्यों मारा इस बात का इंटेंशन भी, बट अभी भी अरेस्ट वारंट इशू करने के लिए ठोस सबूत चाहिए थे और वो ठोस सबूत थी उन तीनों का सर जो कि उसने यमुना में फेंक रखी थी। और यमुना में सर ढूंढने का मतलब है घास के ढेर में सुई ढूंढना। यमुना नदी इतनी ज्यादा गंदी है, इतना कचरा है उसमें कि कुछ भी नहीं दिखता। ये भी हो सकता है कि चंद्रकांत झा पुलिस को सही जगह पर ना लेकर गया हो और इसलिए पुलिस को वो तीनों खोपड़ियां नहीं मिले, बट पुलिस के हाथ एक पुरानी खोपड़ी जरूर लगती है जो कि उन तीनों डेड बॉडी में से किसी की भी नहीं होती। बट उसके घर में मिले खून और हथियार एक तरह से स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनती है उसे दोषी साबित करने में, जिसके बेस पर एक केस में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और बाकी के 2 केसेस में फांसी की, बट बाद में उसे उम्र कैद की सजा में बदल दिया जाता है। इस केस में ऑफ द रिकॉर्ड विक्टिम्स और आई विटनेस भी होते हैं और वो सब होते हैं चंद्रकांत झा के गांव वाले, जिन्हें बहला फुसलाकर चंद्रकांत झा दिल्ली ले गया था। और जो भी वहां पर जाता चंद्रकांत झा उनकी फोटो खींच लेता, ये कहकर कि अगर तुमने किसी को भी इसके बारे में बताया तो तुम भी इन सब में फंसोगे। और एक पर्सन को ठीक ऐसे ही दिल्ली लेकर उसकी जब उसने फोटो खींची तो उस पर्सन ने अपना सर पीछे मोड़ दिया और उसके बाद उसने चंद्रकांत झा से कुछ खाने की रिक्वेस्ट की और जैसे ही वो खाना लेने के लिए बाहर गया तो वो उन तीनों को छुड़ाकर वहां से भागने लगा, जिसमें से एक पर्सन ने उस कैमरे को भी उठा लिया जिसमें से कुछ फोटोज हमें देखने को मिलती हैं इस सीरीज में। और रही बात इस सीरीज की तो ये एक तरह से पुलिस की लापरवाही को ज्यादा बताती है, जैसे कि जब पुलिस को पहली डेड बॉडी मिली तो उसकी ठीक से ऑटोप्सी क्यों नहीं करवाई गई, और जब क्रिमिनल ने ये बात चिट्ठी में लिख कर बताए थे कि वो पहले भी जेल में बंद था तो उसके बाद भी पुलिस रिकॉर्ड की ठीक से जांच क्यों नहीं की गई। मे भी हो सकता है कि मरने वालों में से किसी की भी पहचान नहीं हो पाई, इसलिए पुलिस ने भी आलस दिखाया स्टार्ट से। नहीं तो अगर पुलिस चाहती तो पहले मर्डर से ही अपने सभी खबरियों को लगाकर इस केस को सॉल्व कर सकती थी, जो कि उन्होंने एग्जैक्टली किया, बट 3 लोगों के मरने के बाद। ओवरऑल ये पूरी सीरीज बहुत ज्यादा थ्रिलिंग है क्योंकि जब आप एक रियल इंसिडेंट को विटनेस करते हैं तो वो कुछ और ही लेवल की फीलिंग देती है। और इसी तरह के सीरीज और मूवीज की अगर आप एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं देन प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर।